बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल और वाच्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11, काल और वाच्य, टेंस एंड वॉइस। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय से, यानी काल के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है, चाहे वो समय बीता हुआ समय हो, अभी चलने वाला समय हो या फिर आने वाला समय हो। ये सभी ज्ञान हमें किससे होता है? काल से पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं और काल को यदि व्याकरण की दृष्टि से परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल को। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल वह समय होता है जिसमें क्रिया कोई बीते हुए समय में होती है, यानी पिछले समय में जो कार्य होता है वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चलता है वह भूतकाल है। जैसे सुभाष ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, नरेश मुंबई गया था, शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया आदि इसके उदाहरण हैं। अब भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु भूतकाल। सामान्य भूतकाल वह काल होता है जिसमें क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से होने का पता चलता है और बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। उसका उदाहरण है जैसे अंजलि ने रोटी बनाई, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि मुगलों ने भारत पर अतिक्रमण किया था, इसका उदाहरण है। तीसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि करण अभी सोकर उठा है, इसका उदाहरण। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि मंजू दौड़ रही थी, बारिश हो रही थी आदि उसके उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में कुछ संदेह होता है या कुछ निश्चितता नहीं होती वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे कि वह स्कूल चला गया होगा या फिर इस समय वो सो रही होगी, इसका उदाहरण है। हेतु मध्य भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वह हेतु मध्य भूतकाल कहा जाता है। जिसका उदाहरण है अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, इसका उदाहरण है। अगला काल है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल होता है जो इस समय घटना घटित होती है, वर्तमान के समय में जो चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि रवि हॉकी खेल रहा है, यानी वो इस समय जो चल रहा है उस समय में वो हॉकी खेल रहा है। सिंह वन का राजा है आदि इसके उदाहरण है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला है सामान्य वर्तमान काल। जब क्रिया के रूप से वर्तमान में चल रहे कार्य की सामान्य स्थिति का बोध होता है वह सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे प्रिया खेलती है, विनीता नाचती है आदि। अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया का पता चलता है कि वह वर्तमान काल में हो रही हो और समाप्त नहीं हुई हो वह अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि प्रियंका गीत गा रही है, हलवाई मिठाई बना रहा है आदि इसके उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। माँ आ रही होगी, रसोइया खाना पका रहा होगा आदि इसके उदाहरण है। भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी जो क्रिया आने वाले समय में होगी वो सभी क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं:
सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल तथा हेतु हेतुमत भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल वो काल होता है जिसमें क्रिया जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध कराती है, वह सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि वरुण अखबार बेचेगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे आदि। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है या संदेह होता है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद मेरा फोन मिल जाए आदि इसके उदाहरण है। अगला है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का पूरा होना भविष्यकाल की किसी एक क्रिया पर निर्भर करता है, वह हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहा जाता है। जैसे कि यदि मम्मी समय पर आ गई तो तुम चले जाना, यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ काल समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। दूसरा बिंदु आता है हमारा वाच्य। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं खंड अ, ब और स में। आइए पढ़ते हैं। रंजन खाना खाता है, रंजन से खाना खाया जा रहा है, नहीं खाया जा रहा है, और यहाँ खाना नहीं जाता है। विधि स्कूल जाती है, विधि से स्कूल नहीं जाया जाता, विधि से चला नहीं जाता है। इन वाक्यों में क्रियाओं को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि क वर्ग में क्रिया कर्ता और लिंग और वचन के अनुसार हो रही है। जैसे कि रंजन करता है, खाता है क्रिया, विधि करता है और जाती है क्रिया। ख में कर्म है खाना और खाया नहीं जाता है क्रिया। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाच्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या फिर भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया उसी के अनुसार ही चलती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पुलिस चोरों को पकड़ती है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वे हंस रहे हैं आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्म की प्रधानता इसमें पाई जाती है। जैसे कि मुझसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, बच्चों के द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। अगला है भाववाच्य, जहां न कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, अपितु यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, यह भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, लड़कियों से गाया नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य के उदाहरण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मवाच्य से सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत अवश्य होना चाहिए। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया के साथ ही संभव है क्योंकि उसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन अन्य पुरुष में होती है। अब है वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के बाद में से या फिर के द्वारा लगाएं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी है तो उसे हटा दें। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया के काल, कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुसार क्रियापद बनाएं और साधारण क्रिया को भी संयुक्त क्रिया में बदल लें। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, अनुराग ने कविता लिखी, ये कृतवाच्य है। कर्मवाच्य क्या हो गया? अनुराग के द्वारा कविता लिखी गई। माँ फल खरीदेंगी तो माँ के द्वारा फल खरीदे जाएंगे। अगला है कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता के साथ में से लगाया जाता है। प्रमुख क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में परिवर्तन कर उसके साथ जा धातु के एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का रूप उसी काल में प्रयोग किया जाता है जो कि
कृतवाची की क्रिया है। जैसे कि गीता नहीं नाचती है, गीता से नाचा नहीं जाता। अध्यापिका समझा रही थी, अध्यापिका से समझाया जा रहा था। मजदूर उठा रहे हैं, मजदूरों द्वारा उठाया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है, काल और वाच्य। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।